एक छोटा सा गांव था चंपारण। वहाँ के लोग सीधे साधे और मिलनसार थे। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, बरखा। वो बाकी बच्चों से अलग थी, शांत, गंभीर और हमेशा किसी रहस्य की तलाश में रहती थी। एक दिन बरखा अपने दादाजी की पुरानी किताबें देख रही थी। तभी उसे एक टूटे हुए पन्ने पर एक नक्शा मिला जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। अरे ये क्या, ये मंत्र कैसे है? ये जादुई दरवाजा क्या है? उस नक्शे को देख बरखा का उत्साह बढ़ गया। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी उसे बचपन से ही किसी जादुई दरवाजे की कहानी बताते थे जिसे सिर्फ सच्चा बच्चा ही पार कर सकता था। तो बस अब बरखा ने तय कर लिया था कि वो इस नक्शे को पढ़कर उस गुफा को ढूंढ निकालेगी। अगली सुबह बरखा ने नक्शे की बात अपने दोस्त माला और राधा को बता दी। क्या जादुई दरवाजा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई दरवाजा होता है। हाँ, मैं भी कभी जादुई दरवाजे के बारे में नहीं सुना, नहीं देखा है, पर बरखा बोल रही है तो बात सच ही होगी ना। सच होगी नहीं, सच ही है, और मैं उस जादुई दरवाजे को ढूंढ निकालूंगी। तो बोलो, इस मिशन में तुम दोनों मेरा साथ दोगी कि नहीं? हाँ, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर गांव का जादुई दरवाजा ढूंढने के लिए तीनों सहेलियां निकल पड़ी। जंगल घना था और रास्ता कठिन था, लेकिन कई घंटों चलने के बाद उन्हें एक दरवाजा मिला। अरे वो देखो बरखा, सामने चमचमाता हुआ दरवाजा दिखाई दे रहा है। अरे हाँ, लगता है ये वही जादुई दरवाजा है जिसे हम ढूंढने निकले हैं। चलो पास चलकर देखते हैं। तीनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़े उस दरवाजे के पास पहुंची। वो तीनों बड़े ध्यान से उस दरवाजे को देखने लगी। उस दरवाजे पर कुछ लिखा था, जिसका मन सच्चा हो, साहसी हो और जिसके अंदर दया की भावना हो, वही दरवाजे के अंदर आ सकता है। अब क्या करें दोस्तों? क्या मतलब क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। लेकिन इस पर जो लिखा है उस हिसाब से तो हम तीनों में ये गुण होने चाहिए, तभी हम इस दरवाजे के अंदर जा सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ इस जादुई दरवाजे को ढूंढते हुए आ तो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम साहसी हैं। और रही बात दया और सच्चे मन की, तो मुझे लगता है कि ये गुण हम तीनों में है, इसलिए चलो चलते हैं। बरखा की बातों से राधा और माला का हौसला बढ़ा। उस दरवाजे के सामने तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर गए और जैसे ही वो अंदर गए, उनकी आंखों के सामने अजीब रोशनी चमकी और एक पल में वो एक नई दुनिया में थे। वहाँ पेड़ बोलते थे, नदियाँ गाती थी और आकाश में 3 चमकते हुए चांद थे। बरखा, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। वो तीनों इस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। आखिर तुम सब आ ही गई। तुम्हें इस जादुई दरवाजे ने ही तो चुना है। अरे ये आवाज कैसी? जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हमें चुना गया है? क्योंकि इस दुनिया पर शलाका नाम की एक भयानक चुड़ैल राज करना चाहती है। ये दुनिया पक्षियों और अन्य जीवों के लिए बनाई गई थी, लेकिन चुड़ैल शलाका ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ये दुनिया दूषित हो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। क्या सच में? हाँ, लेकिन आज इतने सालों बाद तुम तीनों ने इस दरवाजे को पार किया है। इसका मतलब चुड़ैल शलाका का अंत होने को है। तुम तीनों समझदारी और इकट्ठे होकर इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें बस उस चुड़ैल की गुफा को ढूंढकर उसे नष्ट करना है। उस जादुई पेड़ की बात सुनकर बरखा, राधा और माला तीनों ही चुड़ैल की गुफा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता उनके लिए कठिन था, लेकिन गुफा की ओर निकलने से पहले जादुई पेड़ ने उन तीनों को 3 अलग अलग मंत्र दिए थे, जिससे वो अपनी रक्षा कर सके और गुफा को नष्ट कर सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चुड़ैल उन पर नजर रखी हुई है और किसी भी क्षण उन्हें रोक सकती है। तभी रास्ते में उन्हें एक लड़की मिली, मोनिका। उसने कहा कि वो भी उनकी तरह चुड़ैल का अंत करने निकली है। तो तुम्हारा कहना है कि तुम भी हमारे साथ हो? हाँ, लेकिन हम तुम्हें जानते नहीं हैं, फिर हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? बरखा की बातों से मोनिका हड़बड़ा गई। बरखा को क्या जवाब दिया जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए।
जिसे देखकर माला को उस पर दया आ गई और सबको समझाकर अपने टीम में उसे शामिल कर लिया। तुम सबका धन्यवाद, तुमने मुझे इस टीम में शामिल करके मेरा काम और आसान कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब हमारी भी दोस्त हो, है ना दोस्तों? माला की बात पर बरखा और राधा ने हामी तो भर ली, लेकिन ना जाने क्यों राधा को मोनिका पर शक था। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखते ही देखते धीरे धीरे मोनिका माला के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी। बरखा, ये मोनिका माला के साथ कुछ ज्यादा ही घुल गई है ना? हाँ, हमें जरा बचकर रहना चाहिए। राधा के साथ बरखा को भी मोनिका पर शक होने लगा था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। मोनिका ने माला को अपने वश में कर लिया था। चुड़ैल शलाका के गुफा के पास पहुंचने के बाद जैसे ही बरखा और राधा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तभी माला कमजोर पड़ने लगी। वो मंत्र साथ में पढ़ नहीं पाई, उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई, जिसके कारण उनका मंत्र बेकार हो गया। आखिर मेरा काम पूरा हो ही गया, मैंने कर दिखाया, मैंने तुम्हें रोक दिया। मतलब तुम कौन हो? मैं ही चुड़ैल शलाका हूँ, जो यहाँ तुम्हें रोकने आई थी। मोनिका की बात सुनकर सब दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। मोनिका वहाँ से गायब हो चुकी थी। बरखा, राधा और माला को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, अब हम क्या करें? चुड़ैल की गुफा को नष्ट कैसे करेंगे? दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, चलो फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, हम अभी भी जीत सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो बरखा। बरखा की बातों से सबका हौसला बढ़ गया। तीनों ने आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवाएं तेज होने लगी। आसमान से एक रोशनी बरखा, राधा और माला पर पड़ी। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो देखा बरखा के हाथ में एक जादुई तलवार था और उस तलवार को पाते ही बरखा ने उसे अपनी जी जान लगाकर चुड़ैल की गुफा पर फेंक दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि चुड़ैल की गुफा टूटकर बिखर गई। तभी चुड़ैल शलाका चिल्लाते हुए उनके सामने प्रकट हो गई। ये तुम तीनों ने अच्छा नहीं किया, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए चुड़ैल शलाका उन तीनों की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक वही जादुई तलवार बरखा के हाथ में अचानक से आ गया और इससे पहले कि चुड़ैल उन पर हमला करती, बरखा ने बड़ी ही फुर्ती से चुड़ैल शलाका पर तलवार से वार किया और देखते ही देखते चुड़ैल शलाका गिरकर वहीं ढेर हो गई। दोस्तों, हमने कर दिखाया, हम जीत गए दोस्तों। वाह बरखा, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। तीनों सहेलियां मिलकर अपनी जीत मना रहे थे। तभी वो जादुई पेड़ फिर से प्रकट होकर बोलता है। शाबाश बच्चों, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे मन और एकता से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। जादुई पेड़ की बात सुनकर तीनों बहुत खुश होती है। उसके बाद बरखा, राधा और माला जादुई पेड़ का आशीर्वाद लेकर वापस खुशी खुशी अपने गांव लौट आती है। गरीब स्टूडेंट को मिली सजा। ये कहानी एक गरीब अनाथ लड़की पिंकी की है। जब पिंकी 6 वर्ष की थी, तभी उसके माता पिता एक दुर्घटना में उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। वो 6 साल की मासूम बच्ची अपना पालन पोषण करने के लिए फूल बेचा करती थी, लेकिन फूल बेचना वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो ड्रेस पहन करके स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी ताकि वो पढ़ लिख कर अफसर बन जाए। लेकिन फूल बेचकर उसे ज्यादा पैसे कहाँ मिलते थे। 2 समय का खाना मिल जाए वही पिंकी के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे ही एक दिन पिंकी के पास एक औरत फूल खरीदने आती है। अरे बेटा, तुम्हारा फूल तो बड़े ताजे ताजे हैं, बहुत खुशबू आ रही है, ये लो 50 रुपए के दे दो। अरे बेटा, ये किताबें किसके रखी है? वो आंटी, ये किताबें मेरी है, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए फूल बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेती हूँ। गरीब हूँ, ऊपर से अनाथ भी हूँ, इसलिए अपने शौक ऐसे ही पूरे कर लेती हूँ, वरना तो मेरा भी स्कूल जाने का बहुत दिल चाहता है। अरे बेटा, तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरी तो आंखें ही नम हो गई। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई के प्रति इतना प्रेम, इतना झुकाव देखकर मैं तुम्हें स्कूल जरूर भेजूंगी, क्योंकि मैं प्रिंसिपल के यहाँ पर झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। अगर मैं उनसे
तुम्हारे लिए सिफारिश करूँगी तो तुम्हें एडमिशन जरूर मिल जाएगा। और हाँ बेटा, आज के बाद तुम अपने आप को कभी अनाथ नहीं कहोगी। मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। बबीता का अपने प्रति इतना प्यार देखकर पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बबीता पिंकी के आंसू साफ करती है और उसे अपने साथ अपने छोटे से घर में ले जाती है। और अगले दिन वो काम करने जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मेम साहब, ये पिंकी है, बेचारी अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इसे अपना नाम दिया है, आज से ये मेरी बेटी है। और आपको पता है मेम साहब कि ये पढ़ाई में बहुत होशियार है। आज तक स्कूल नहीं गई, लेकिन खुद ये पढ़ाई कर कर काफी होशियार हो गई। अगर आप साहब से कहकर इसे स्कूल में एडमिशन दिला देती तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होती। ठीक है बबीता, तुम हमारे यहाँ पर बहुत समय से काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूँगी। पिंकी का एडमिशन हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। पिंकी ये बात सुनकर खुशी से झूम उठती है कि अब वो भी स्कूल जाएगी, स्कूल यूनिफॉर्म पहनेगी, स्कूल बैग टांगेगी और पढ़ने जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। स्कूल में एक सीट खाली होती है। पहले पिंकी का टेस्ट होता है तो वो टेस्ट में पास हो जाती है और उसका इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाता है। पिंकी बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन उसी स्कूल में प्रिंसिपल की बेटी भी पढ़ती थी, शिखा। वो पिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पिंकी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। हमेशा वो सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी और शिखा सेकंड। पिंकी की वजह से शिखा को अपनी सेकंड पोजीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब से इस अनाथ लड़की का हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ है, तब से मेरी सेकंड पोजीशन आ रही है। पहले तो मैं ही फर्स्ट आया करती थी। प्रिंसिपल की बेटी होकर मैं सेकंड पोजीशन और वो फर्स्ट पोजीशन नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह से शिखा अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलने लगती है और कोई मौका नहीं छोड़ती उसे नीचा दिखाने का, उसके ऊपर हंसने का। और शिखा क्लास में भी पिंकी को किसी की भी दोस्त बनने नहीं देती थी। ऐसी ही एक दिन पिंकी अकेली ही लंच कर रही थी। तभी शिखा अपने दोस्तों के साथ उसका बहुत मजाक उड़ाती है, उस पर बहुत हंसती है। देखो दोस्तों, ये गरीब अनाथ हमारे यहाँ जो काम वाली बाई है, उसे कहीं रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। पापा के पैरों में गिड़गिड़ाई, उनके हाथ जोड़े, तब जाकर तो इसे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मिला है, वरना तो ये अनाथ पहले की तरह फूल बेच रही होती। ताजे ताजे फूल ले लो। शिखा, मैं तुम्हारे पापा की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्कूल में आने का मौका दिया। लेकिन मेरा एडमिशन तब हुआ जब मैंने टेस्ट पास किया। अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाती तो तुम्हारे पापा मेरा एडमिशन इस स्कूल में नहीं करते, इसलिए मैं इस स्कूल में अपनी मेहनत से आई हूँ। इस अनाथ स्टूडेंट की तो मुझे हेकड़ी निकालनी ही होगी। देखो तो जरा मुझे कैसे जवाब देकर गई है, इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। ऐसे ही समय का पहिया घूम रहा था और एग्जाम आने वाले थे। पिंकी जिस तरह से सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी, इसलिए वो एग्जाम में भी फर्स्ट आना चाहती थी और वो रात दिन मेहनत करती है। पिंकी को इस तरह से इतनी कड़ी मेहनत करते हुए देखकर बबीता बहुत खुश होती है और उसे कहती है, पिंकी बेटा देखना, स्कूल में तो तुम ही फर्स्ट होगी। तुम्हारी ये कड़ी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी और तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। लेकिन बेटा, पढ़ाई के साथ साथ खाना भी जरूरी है। पढ़ाई के आगे तुम तो खाने को भूल ही जाती हो। चलो किताबें रखो और खाना खाओ। मेरी प्यारी माँ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती कि आपने इस अनाथ लड़की को स्कूल जाने का मौका दिया। अगर आप मुझे ना मिलती तो मुझे स्कूल जाने का कभी अवसर मिलता ही नहीं। और देखना माँ, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूँगी। खबरदार, अगर दोबारा से खुद को अनाथ कहा तो एक तरफ माँ भी कहती हो, दूसरी तरफ खुद को अनाथ भी बताती हो। और मैंने कोई तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं किया, ये तो तुम्हारी मेहनत है जिसका तुम्हें परिणाम मिल रहा है। अच्छा चलो, बहुत बात हो गई, खाना खा लो। बबीता के कहने पर पिंकी खाना खा लेती है और खाना खाकर दोबारा से पढ़ाई करने लगती है। जहाँ पिंकी दिन रात पढ़ाई कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ शिखा पिंकी को स्कूल से निकालने का प्लान बना रही थी। और ऐसे ही सोचते सोचते उसे एक खतरनाक प्लान समझ में आ जाता है। अरे वाह शिखा, तुम्हारा क्या कहना, इस तरह से तो वो स्टूडेंट हमेशा हमेशा के लिए हमारे स्कूल से चली जाएगी और फिर मैं कभी सेकंड नहीं आऊंगी, हमेशा फर्स्ट आऊंगी।
पिंकी की बच्ची, अब तो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि अब तेरे स्कूल से पत्ता कटने वाला है। इस तरह से शिखा बहुत सारे चिट बना लेती है। कुछ दिन बाद एग्जाम आ जाते हैं। सभी बच्चे हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे थे। टीचर सभी बच्चों के ऊपर नजर रख रही थी। पिंकी का सारा ध्यान अपने पेपर पर था। तभी शिखा टीचर की नजर से बच के पिंकी के डेस्क के नीचे वो सारे चिट फेंक देती है। कुछ समय बाद टीचर की नजर उस चिट पर जाती है। वो पिंकी से कहती है, पिंकी खड़ी हो जाओ। ये क्या, तुम अपने साथ इतने सारे चिट लेकर आई हो? तभी तो मैं कहूँ कि तुम इतने जल्दी जल्दी पेपर कैसे लिख रही हो। नहीं नहीं टीचर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। ये सब मुझे नहीं पता, ये कहाँ से आया। मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। टीचर को पिंकी की बात पर विश्वास नहीं होता। वो बबीता को बुला लेती है। प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और प्रिंसिपल बबीता से कहते हैं, बबीता, मैंने तुम्हारे कहने पर इस अनाथ को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन तो दे दिया, लेकिन ये अनाथ तुम्हारा इस तरह से नाम रोशन करेगी चीटिंग करके। इसने तो पूरे स्कूल का नाम खराब कर दिया। ले जाओ इसे अपने साथ, ये पढ़ने के लायक ही नहीं है। ये सब देखकर शिखा बहुत खुश हो रही थी। वो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। बबीता पिंकी को अपने घर लेकर आ जाती है और जब प्रिंसिपल घर आ जाते हैं तो बबीता प्रिंसिपल के घर जाकर प्रिंसिपल से कहती है, साहब जी, मुझे पता है कि मेरी बेटी पिंकी ने कोई चीटिंग नहीं की। वो तो शिखा पिंकी से जलती थी, इसलिए उसने उसे फंसाने के लिए ये सब किया। मैं चाहती तो शिखा की सच्चाई पूरे स्कूल के सामने लेकर आ सकती थी, लेकिन मैंने आपके यहाँ पर नमक खाया है साहब जी, और मैं नहीं चाहती कि शिखा की एक छोटी सी गलती की वजह से उसका भविष्य खराब हो जाए। शिखा, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर पिंकी को फंसाने के लिए ये सब किया है। बबीता ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम पिंकी से जलती हो, लेकिन तुम जलन में इतनी आगे निकल जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। बेटा, विद्या तो एक ऐसी चीज है जिसे कोई किसी से छीन नहीं सकता। तुम्हें तो पिंकी का साथ देना चाहिए कि कैसे एक अनाथ लड़की हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रही है। चलो जल्दी से पिंकी से माफी मांगो और इनका बड़प्पन तो देखो। इन्हें सच्चाई पता होते हुए भी किसी से कुछ नहीं कहा ताकि तुम्हारे पिता की इंसल्ट ना हो, इसलिए। शिखा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो पिंकी से माफी मांगती है। पिंकी का दिल बहुत बड़ा था, वो शिखा को माफ कर देती है। शिखा और पिंकी बहुत अच्छे दोस्त बन जाती हैं और दोनों एक साथ पढ़ाई करती है और स्कूल का नाम रोशन करती है। गरीब लड़की और फूल परी का जादुई फूल। ये कहानी एक गरीब लड़की काशी की है जो अपनी माँ दामिनी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। जब काशी बहुत छोटी थी तभी उसके पिता जयप्रकाश का निधन हो गया था। तब से दामिनी ने अकेले ही घर का खर्चा चलाने और अपनी बेटी काशी को पालने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। भूखे प्यासे काम करने की वजह से दामिनी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और एक दिन ऐसा भी आया वो गंभीर रूप से बीमार हो गई। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। ये देख काशी बहुत ही घबरा गई। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मेरी बच्ची, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा समय तक जी पाऊंगी। माँ, ऐसा मत बोलो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। आप हिम्मत मत हारो, मैं वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर काशी पड़ोस में ही एक वैद्य रहते थे, उन्हें बुला कर लाई। वैद्य ने दामिनी की जांच की और कहा, बिटिया, माफ करना, तुम्हारी माँ की बीमारी का पता नहीं चल पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इन्हें कौन सी दवाई दूं। वैद्य की बात सुन काशी निराश हो गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दूर दराज गाँव के वैद्य और हकीम को भी लेकर आई, लेकिन सभी उसकी बीमार माँ का इलाज करने में असफल रहे। काशी अपनी माँ को दर्द में तड़पता देख दुखी हो गई। भगवान जी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। ये कहते हुए काशी उदास आंगन में बैठी हुई थी। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बिटिया, मैं बहुत दूर से आई हूँ, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ विश्राम कर सकती हूँ? क्यों नहीं अम्मा, आप अंदर आइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर काशी ने बूढ़ी औरत को बड़े प्यार से घर के अंदर ले गई
और पीने के लिए पानी दिया। तभी उसकी नजर बूढ़ी औरत के पैरों पर गई। अम्मा, आपके पैरों पर तो छाले पड़े हुए हैं। लाइए, मैं आपके पैरों पर मलहम लगा देती हूँ। काशी ने बूढ़ी औरत के पैरों में मलहम लगाया। तब बूढ़ी औरत खुश होते हुए बोली, खुश रहो बेटी, तुम्हारी माँ सच में बहुत ही खुश नसीब है तुम्हारी जैसी बेटी पाकर। बूढ़ी औरत की बात सुन काशी की आंखों में आंसू आ गए। ये देख बूढ़ी औरत बोली, क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो कई दिनों से बीमार है। काशी ने रोते हुए बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। तब बूढ़ी औरत बोली, रो मत बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या सच में? हाँ, उसके लिए तुम्हें जंगल के उस पार जो घाटी है वहाँ जाना होगा। वहाँ पर एक जादुई फल है जो कोई भी गंभीर बीमारी को ठीक कर सकता है। फिर तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी उस घाटी पर जाती हूँ। बिटिया, इतना आसान नहीं है जादुई फूल हासिल करना। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। मैं माँ के लिए सारी मुश्किलें हंसकर पार कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आशा करती हूँ तुम जादुई फूल हासिल कर लोगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। मैं जा तो रही हूँ, पर मेरे पीछे मेरी बीमार माँ का ख्याल कौन रखेगा? तब तक मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ और जादुई फूल लेकर ही लौटना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लौटने तक आप मेरी माँ के साथ ही रहना। इतना कहकर काशी बूढ़ी औरत से विदा लेकर घाटी जाने के लिए निकल गई। काशी अपनी माँ को बचाने के लिए जादुई फूल हासिल करने के लिए बहुत तेजी से चलती रही, जब तक कि वो जंगल नहीं पहुँच गई। कुछ दूर चलने के बाद वो आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि हर जगह सूखे हुए पेड़ थे। कुछ कदम चलने के बाद उसे किसी के रोने की आवाज आई। इस सुनसान जंगल में रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये कहते हुए काशी इधर उधर देखने लगी। तभी एक विशाल सूखे पेड़ में हलचल हुई और वो बोला, कृपया हमारी मदद करो, हमें बचा लो। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ। पर तुम रो क्यों रहे हो? पानी ना मिलने की वजह से जंगल के सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं। जंगल के पास जो झील है वो अचानक पूरी तरह सूख गया। उस झील के पानी से जंगल हरा भरा था, लेकिन अब बिना पानी के हमारा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत करो, मैं कोई तरकीब निकालती हूँ। देखना, जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। इतना कहकर काशी सूखी हुई झील के पास पहुँची। उसने देखा झील पूरी तरह सूखा था। तभी उसने कुछ दूरी पर गांव से आने वाली नदी, जिसका पानी झील पर आकर मिलता था, उसके बीच उसने बहुत बड़ी चट्टान देखी, जिसकी वजह से नदी का पानी झील तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये देख काशी को समझते देर नहीं लगी। फिर उसने बड़ी हिम्मत से पूरी शक्ति लगाकर उस बड़ी चट्टान को दूर धकेला। आखिरकार नदी के पानी बहाव झील की तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते झील पानी से भर गया। ये देख जादुई पेड़ फिर से हरा भरा होते हुए बोला, तुम सच में बहुत ही बहादुर और नेक लड़की हो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। तुम इनाम की हकदार हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए जादुई पेड़, बस मुझे घाटी पर जाने का रास्ता बता दो। क्या कहा? तुम्हें उस खतरनाक घाटी पर जाना है? पर क्यों? क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं उनकी जान बचाने के लिए घाटी से जादुई फूल लेकर आऊंगी। सुना है जादुई फूल से गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाती है। पर तुम उस खतरनाक घाटी पर जा नहीं पाओगी। चाहे घाटी कितनी भी खतरनाक हो, मैं अपनी माँ के लिए किसी भी संकट से लड़ सकती हूँ। तुम वाकई में बहुत निडर लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें छोटा सा उपहार देना चाहता हूँ। ये कहते हुए जादुई पेड़ ने एक सुनहरा पत्ता काशी को दिया। ये सुनहरा पत्ता तुम्हारे काम आएगा, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर जादुई पेड़ ने काशी को घाटी की ओर जाने का रास्ता बताते हुए कहा, यहाँ से सीधी जाने के बाद
कुछ दूर पर तुम्हें एक दरवाजा दिखाई देगा। दरवाजे के उस पार खतरनाक घाटी है जिसकी तुम तलाश कर रही हो। काशी जादुई पेड़ का धन्यवाद कर घाटी जाने के रास्ते की ओर बढ़ चली। जादुई पेड़ के कहे अनुसार उसे कुछ दूरी पर एक दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन वो दरवाजा आग की लपटों से घिरा हुआ था। आग की लपटें देख काशी कुछ पल के लिए घबरा गई, पर माँ के प्रति अटूट प्यार से उसके अंदर हिम्मत आ गई। फिर उसने बड़ी ही हिम्मत से आग की लपटों से घिरे हुए दरवाजे को पार कर लिया, पर वो पूरी तरह झुलस चुकी थी और आगे चल पाने में असमर्थ थी। तभी अचानक जादुई पेड़ का दिया हुआ सुनहरा पत्ता चमक उठा और एक तेज रोशनी के साथ काशी का झुलसा हुआ शरीर ठीक हो गया। ये देख काशी खुशी से झूम उठी और मुस्कुराते हुए अपना कदम आगे बढ़ाया। कुछ दूरी पर चलने के बाद काशी को एक चमकता हुआ जादुई फूल दिखाई दिया। वह मुस्कुराते हुए जैसे ही जादुई फूल के करीब पहुंची, तभी वहां एक नन्ही फूल परी प्रकट हुई और बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम काशी है। मैं जादुई फूल लेने आई हूँ क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे किसी ने बताया था कि जादुई फूल से मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो। तुम पहली इंसान हो जो सभी मुसीबतों को पार करके यहाँ तक पहुँची हो। तुम ये फूल ले जा सकती हो, पर एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि इस फूल में जितनी पंखुड़ियाँ हैं, सिर्फ उतने ही साल तुम्हारी माँ जिंदा रह पाएगी। हे भगवान, इस जादुई फूल में तो सिर्फ 5 पंखुड़ियाँ हैं। इसका मतलब मेरी माँ सिर्फ 5 साल तक जीवित रह पाएगी। क्या आप मुझे कोई और तरीका बता सकती हैं जिससे उनकी उम्र लंबी हो सके? हाँ, एक तरीका है। तुम जब जादुई फूल पर हाथ रखोगी, तुम्हें अपनी उम्र 5 पंखुड़ियों को देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना जीवन भी त्याग सकती हूँ। ऐसा कहकर काशी ने जादुई फूल की पंखुड़ियों पर जैसे ही हाथ रखा, उसकी उम्र जादुई फूल ने छीन ली। वो बहुत ही बूढ़ी और कमजोर दिखने लगी। अब उसके पास जीवन के केवल कुछ ही पल बाकी थे। माँ के प्रति इतना प्रेम देख फूल परी हैरान रह गई। वहीं काशी फूल परी से विदा लेकर कमजोर कदमों से जादुई फूल को हाथ में लेते हुए अपनी बीमार माँ के पास जा पहुँची। जैसे ही काशी ने अपनी बीमार माँ को जादुई फूल दिया, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन काशी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। तभी वहाँ मौजूद बूढ़ी औरत एक सुंदर फूल परी में बदल गई और बोली, मेरी प्यारी और बहादुर काशी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुमने अपनी माँ के लिए मेरी सारी चुनौतियों को बड़ी ही निडरता से सामना किया। इतना ही नहीं, तुमने अपना जीवन तक बलिदान कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। ये कहते हुए फूल परी ने एक जादू किया। फिर एक रोशनी ने काशी को चारों तरफ से ढक लिया और देखते ही देखते काशी वापस पहले की तरह एक सुंदर युवा लड़की में बदल गई। अपने आप को पहले की तरह देख काशी खुश होते हुए फूल परी से बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फूल परी। काशी की माँ दामिनी ने भी फूल परी का धन्यवाद किया। फिर दोनों को आशीर्वाद देकर फूल परी मुस्कुराई और गायब हो गई। वहीं काशी ने रोते हुए माँ को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी हंसी खुशी एक साथ अपना जीवन बिताने लगी।